Hello, dear students. Welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Dear friends, लगता है कि आप लोग का बहुत बार मैंने इस चैनल पे स्वागत कर लिया है, तो आप लोग को भी इससे रिलेशन बना ही लेना चाहिए। करना क्या है, आपका जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग गोलगप्पा बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइटल टैबलेट की तरह आपको बना करके आपके सामने हम परोस दे रहे हैं। आपको जस्ट उसे खा लेना है और इम्बाइब करने के बाद अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उतार लेना है। उतारने के बाद एग्जाम हॉल में क्या करना है, निकाल देना है। बस तुम भी खुश, हम भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, सब लोग खुश। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मॉडर्न फिजिक्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं आसान भी है। एंड ये टॉपिक्स जो भी हम लोग इससे पढ़ेंगे वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारी बात जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का आंसर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ये सारी बात को हम हल्का हल्का बट इन डेप्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट को वो सीधा टू दी पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता रहे। तो हम लोग सन, जो कि हम अपने आइडियल में मानते हैं सन को, कि इफ देयर इज ए गॉड एंड गॉडेस इन द यूनिवर्स देन देयर इज ए सन विच इज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड कंटिन्यूसली बर्निंग टू लाइट द होल यूनिवर्स, गिव द एनर्जी टू द होल यूनिवर्स। सेम तरह से हम लोग ये चलते हैं कि जब उससे इंस्पिरेशन है तो हम लोग भी अपने आप को जलाते रहें और अपने अगल बगल समाज में एक नया दिशा और दशा बदलने के लिए आपको प्रॉपर ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और ये आपका नॉलेज स्पेल्स द कॉन्फिडेंस, एंड वेयर देयर इज ए कॉन्फिडेंस देयर इज ए सक्सेस। सेम बात को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए में जो रिलेटेड है, और यह भी हम लोग लिखा हुआ है 12 स्पेशल। दिस आर द क्वेश्चंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर जनरली आस्क्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन एट द कम्पिटिटिव लेवल एंड एट द बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन। बट ये स्पेशल हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इसके स्पेशल अगर इतना बात को पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, राइट। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं और टारगेट है मिशन 100%। व्हाट इज दिस? मिशन 100%। ओके, हम टारगेट 100% रखेंगे। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो हम रहेंगे तो उसी के आसपास ना। अगर ये मिशन ही मेरा छोटा रहेगा ना, पैर फिसला तो सीधा गड्ढे में जाएंगे, तो मिशन टॉपर। ओके, तो आगे बढ़ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसी में हम आपका सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट देते जाएंगे। एंड सब्जेक्टिव में भी देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल डिस्कस वन बाय वन। मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा मेरे को देखते हुए, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको देखते हुए आप जस्ट अपना हाथ को कॉपी पे चला लें। माय डियर, टेक माय वर्ड, आपको एग्जाम हॉल में कितना आसान लगेगा ना, ये जब एग्जाम देख के निकलेंगे तब बोलेंगे मैंने सर ठीक ही बोल रहा था। ओके, तो फीलिंग है मिशन टॉपर के तहत में आप लोग को मंजिल तक पहुंचाने का। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना एस्टैब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। चल भैया, when the concept of light was come initially, right, तो हम लोग का पहले था, शुरुआत में जो न्यूटन्स दिया था उसका नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। उसके पहले जो कॉन्सेप्ट अरस्तु से अगर चलते हैं तो उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, सो देयर इज लाइट। ये अरस्तु ने बोला था कि भगवान ने कहा कि यूनिवर्स में लाइट हो तो लाइट हो गया। ये इस तरह से डिप्लोमेटिक और फिलोसफिकल अरस्तु फिलोसफर थे, उसके हिसाब से नाम बोल दिए। लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि भैया इसको चलता कैसे है, इसमें होता क्या है, तो न्यूटन्स ने एक्सप्लेन किया कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। बट न्यूटन्स ने माना कि लाइट जो होते हैं पार्टिकल के रूप में होते हैं और वो एक बहुत हाई स्पीड से चलते हैं। बट उसने गलती यही मान लिया कि ये पार्टिकल का साइज होता है, कलर होता है, सब रंग के लिए अलग अलग होता है। ये मिस्टेक था, उसका मास होते हैं, ये सब मिस्टेक था। पार्टिकल मानना तक सही था, लेकिन ये जो मान लिया कि उसका साइज हर रंग का अलग होता है, हर कलर के लिए अलग होता है, हर के लिए एनर्जी अलग होते हैं, मास अलग होते हैं, तो ये लाइट में चार्ज मास होते ही नहीं हैं।
राइट। तो ये मिस्टेक था, लेकिन माना क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट शुरुआत में। बाद में हाइजेंसबर्ग वेव थ्योरी ऑफ द लाइट आया तो लाइट को बोला क्या, वेव नेचर ऑफ द लाइट। बट लास्टली कंप्रोमाइज ये कहता है लाइट है द डुअल कैरेक्टर, दैट इज पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन देयर इज इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उतना या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके साथ पक्का पार्टिकल नेचर का कोई चीज़ टकराया होगा तभी वो निकलेगा। तो यही से पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। ओके, तो टिक मारेंगे हम लोगों ने, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट शोज अबाउट द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। अब होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है, तो इंटरफेरेंस में आपको कहता है टू और मोर देन टू coherent light source meets at a point, then there is a redistribution of energy takes place such that somewhere it is dark, somewhere it is bright। मतलब दो या दो से अधिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि समवेयर इट इज डार्क, समवेयर इट इज ब्राइट, इस टाइप का चीज मिलता है, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, सेम ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट से लाइट अगर मिलने के बाद हमको एक सर्टेन पैटर्न मिलेगा, उसको डिफ्रैक्शन, हेवी वेव कैरेक्टर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन के बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट को ये एक्सप्लेन करता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट के बारे में, पोलराइजेशन दैट शोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। नंबर एक, अब पोलराइजेशन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो साउंड नहीं शो करता है, लाइट शो करता है। इंटरफेरेंस साउंड वेव भी शो करता है, डिफ्रैक्शन साउंड वेव भी शो करता है, लाइट वेव भी शो करता है। लेकिन पोलराइजेशन के बारे में बोलेगा तो पोलराइजेशन इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द लाइट वेव, इट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव। तो साउंड और लाइट में अगर आपको डिफरेंस करना होगा तो पोलराइजेशन से मारिएगा टिक कि पोलराइजेशन इज द कैरेक्टर दैट इज शोन बाय द लाइट वेव, इट इज नॉट शोन बाय द साउंड वेव। और पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट की अगर बारे में बात करेगा तो हम लोग कह देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। फाइनली बोलेगा लाइट का कौन सा कैरेक्टर होता है, तो डियर आप लोग बोलेंगे लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है भाई, आगे आइए तब। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन, वाओ, डज नॉट डिपेंड ऑन। यहां देखिएगा आपके पास ये है इंटेंसिटी, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब फोटो करंट ज़्यादा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, सर्टेन वेवलेंथ चाहिए, सर्टेन एनर्जी चाहिए। इंटेंसिटी से हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, एनर्जी पे नहीं बात करते हैं। एनर्जी पे बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम लोग को दिया हुआ है, वेवलेंथ चाहिए, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो खर्च होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। अब आप समझिए कि अगर कोई मेटल सरफेस है, उस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए और आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी आपका फोटोन को ट्रांसफर कर दिए, तो 2 आपका यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में और 3 आपको दे देगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन जितना कम होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में ही ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। ये कहानी है। और हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ज़्यादा निकलेगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नंबर, काइनेटिक एनर्जी इससे लेना देना नहीं है। ठीक है भाई। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज hc/λ0 है। तो वर्क फंक्शन का मेटल ये दिया हुआ है वेव। अब ये कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, राइट। तो कह रहा है कि भैया ये हम लोग को इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ से समझो तुम लोग, ये E = एनर्जी के बाद हम लोग कह देते हैं तो h ν 0
या इसी को हम लोग कह देंगे hc/λ0। E का मान है, मतलब हम लोग कह देंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस रिलेशन से आ गया लैम्डा का मान जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से देखिएगा, ये एनर्जी जो है डायरेक्टली किसका एनर्जी, फोटोन का, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि भैया लैम्डा नॉट हम लोग को वेवलेंथ चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिए उससे ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा होने के लिए वेवलेंथ का मान छोटा होना पड़ेगा। तो वैल्यू ये देखिएगा, लैम्डा दैट शुड बी लेस देन, यहाँ से वैल्यू है लैम्डा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। लैम्डा का मान हम लोग को छोटा होना चाहिए ताकि एनर्जी बड़ा हो जाए, और एनर्जी अगर बड़ा हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा और कुछ से काइनेटिक एनर्जी लेके दौड़ेगा। दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, तो अभी पढ़े थे hc/λ, कहाँ गया भैया, सॉरी hc/λ। अभी पढ़े एनर्जी ऑफ द फोटोन, वहाँ देखिएगा hc/λ, hν फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेगा और वेवलेंथ के टर्म में रहेगा तो hc/λ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट जनरली पूछता है, तो प्लांक्स कांस्टेंट का यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। प्लांक्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कंसेप्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोन। फोटोन हैज द सर्टेन फिक्स एनर्जी, दैट इज फिक्स एनर्जी को ही हम लोग क्वांटाइज्ड एनर्जी बोलते हैं। एंड ईच फोटोन हैज द एनर्जी वैल्यू विच इज गिवन बाय द E इक्वल टू h न्यू। E क्या है, एनर्जी है ml² t-2, दिस इज इक्वल टू h इंटू ये वाला वैल्यू फ्रीक्वेंसी का 1/t। तो h इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गया है ml² t-1, दिस इज द डायमेंशन वैल्यू है ml² t-1, ml² t-1। करेक्ट है भाई। Select the plot in the adjacent figure which show the variation in the stopping potential V and incident radiation frequency in the photoelectric experiment। माय डियर, ये समझिए कि अगर फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो पहला क्या होता है कि रेडिएशन ऑफ द सर्टेन फ्रीक्वेंसी विच इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी मेटल सरफेस से जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगता है उससे ज़्यादा एनर्जी का अगर कोई फोटोन आएगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या बोला कि जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उतना या उतना से ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएगा। राइट, मिनिमम एनर्जी जो निकालने के लिए चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमको दौड़ाना है निकाल करके सरफेस से तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फोटोन को आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने में खर्च हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा बच गया, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दौड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हम लोग को दौड़ेगा। अब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकला जिसके पास काइनेटिक एनर्जी उसको हम वहीं पर वहीं रोक देना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल करके भागना चाह रहा है उसको रोकने के लिए जितना उसका एनर्जी काइनेटिक है उतना ही हम पोटेंशियल एनर्जी पीछे रिवर्स डायरेक्शन में लगा देंगे। अर्थात ये हम लोग कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव है किसी तरह से उसके सामने हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के चुपचाप रुक जाएगा ना। तो उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट सो दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट इट्स ओन पोजीशन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब निगेटिव पोटेंशियल हम प्लेट पे ऐसा लगावें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो अपने आप जगह पे रुक जाए, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो जितना काइनेटिक एनर्जी हाई होगा उतना ही हमको निगेटिव पोटेंशियल हाई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने जगह पे ही क्या करना है, रोकना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखिएगा, हमारे पास पहला चीज यहां से है। सब ग्राफ को देखने के बाद ये पोटेंशियल का मान ये है। अब पोटेंशियल का मान ये किसके बराबर आएगा डियर, हम लोग एक काइनेटिक एनर्जी ना, जितना काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए सर्टेन लेवल का फ्रीक्वेंसी, यहाँ के फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा
तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर उससे नीचे का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं किया। अब इलेक्ट्रॉन इससे जैसे ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी हाई हो जाएगा, एनर्जी हाई हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, तो हमको हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। दिस इज योर ग्राफ, दैट इज डी। जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको हम वहीं का वहीं रोक देंगे। आप सोचिए कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड है बहुत तेजी से भागना चाह रहा है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा, उसी को तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको बढ़ाते जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, ये देखिए दिस आर द क्वेश्चन, सब आया हुआ क्वेश्चन है और ये हम लोग बहुत ही आसानी से निकालेंगे। डियर ये समझो एनर्जी का मान हमारे पास ये होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, और एनर्जी में अगर हम लोग c से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को मोमेंटम मिल जाता है। तो hc बाई लेमडा में c से डिवाइड कर दो, कट गया, तो हम लोग मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, h बाई लेमडा, यही आपका मोमेंटम होते हैं। राइट भाई, तो h बाई लेमडा कहीं पर है या h न्यू बाई सी का मान ये देखिएगा है, एनर्जी में c से डिवाइड कर देंगे, एनर्जी का मान कितना होता है ये देखिए, इसी को तो हम लोग कहते हैं ना E बाई सी को हम लोग P कहते हैं। तो डियर यहाँ E का मान h न्यू होता है, C कर दिया, दिस इज योर वैल्यू, या h बाई लेमडा, दोनों में से कोई मान आएंगे, आराम से आप लोग ये काम को करें। हाँ जी, अब हम लोग ये आगे ले लेते हैं। सी दिस वन, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, यहाँ देखिए द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसको हमें अपने जगह पर रोक देना है, तो कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान दिया हुआ है 1.5। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का मान, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का मान स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब EV, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लगा देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल लगाएंगे उसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन निकल जाएगा। तो आप यहाँ से बताइए कि 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, और पोटेंशियल का मान दिया 1.5, दैट इज इक्वल टू 3/2, काट दो यहाँ से, तो वैल्यू हमारे पास कितना हो गया भैया 0.8, तो 8 3 के 24, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आपको क्या हो गया जूल। दिस इज योर वैल्यू। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, हमने कट ऑफ वोल्टेज का मतलब यह हमारे पास हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q इंटू वी होता है वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वैल्यू। तो जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, उसी का नाम हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का देते हैं या कट ऑफ वोल्टेज। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, हाँ जी, वेव थ्योरी का जो नेचर होता है, इंटरफेरेंस शो कर देता है, डिफ्रैक्शन शो कर देता है, पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ शो करेगा। ये देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये शो करेगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, इसलिए आपको हाइजेंस वेव थ्योरी है और ये पार्टिकल से एक्सप्लेन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। उम्मीद करते हैं कि यह फंडा क्लियर हो गया होगा। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय, अरे भाई ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ लिया था, h/c को हम लोगों ने कहा हुआ था मोमेंटम, h को एनर्जी कहते हैं, ये रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन है। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है और दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, एंड इफ यू रिमेंबर इट आई थिंक सो कि आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना है तब भी हम लोग यहीं से लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में है तब भी लिख लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो सिलेक्टेड पार्ट है उसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको विद इन द टाइम फ्रेम एंड बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट सी दिस वीडियो एंड जस्ट देखने के बाद एक बार आप पक्का इसको लिख लें, लिखने के बाद जस्ट गो थ्रू 1-2 बार कर लें। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो कह रहे हैं 90 पार, मिशन टॉपर, मिशन 100% आप सक्सेस करोगे।
ओके तो हमारे पास ये देखिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी इज, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए बात है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in the certain orbit whose angular momentum is integral multiple of the h/2 pi। ओके इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, हाँ जी, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है और उसका मान NH/2 पाई होते हैं। तो माय डियर ये कह रहा है कौन सा मान, ग्राउंड स्टेट कह रहा है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हम लोग क्या कर देंगे, n का मान 1 ले लीजिए। तो L ग्राउंड के लिए अगर हम लोग कह देंगे लोअर एनर्जी स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर देंगे तो n का मान 1 रख दीजिए तो h/2 पाई आएगा फॉर n इज इक्वल टू 1। माय डियर यही कहेंगे फिर से जो नील्स बोर थ्योरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइनली दिया था रदरफोर्ड के बाद में, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द orbit in a electron revolves around the nucleus in a certain orbit whose angular momentum is equal to the integral multiple of h/2 pi। for the first orbit n का मान 1, for the second orbit it is 2, for the third तो 3 ले लेंगे तो हम लोग ग्राउंड के लिए n का मान 1 रखिए तो h/2 pi। दिस इज योर h/2 pi। ये पोस्टुलेट्स हम लोग लॉन्ग में याद भी करेंगे, शॉर्ट में भी आपको हम बोले जा रहे हैं। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इज, ध्यान रखिएगा भैया, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इज। मिनिमम एनर्जी कह रहा है तो हाइड्रोजन एटम में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम अगर है ये न्यूक्लियस है, इसको चारों ओर जो ऑर्बिट में फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं उसका एनर्जी मिनिमम वैल्यू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिएगा कि न्यूक्लियस के साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा ये आपको नेचर को जो है उसी को साइंस एक्सप्लेन करता है, लॉ एक्सप्लेन करता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी एनर्जी पोटेंशियल अगर निगेटिव होगा या टोटलिटी में एनर्जी निगेटिव होगा वो एक दूसरे से हमेशा बंधे हुए रहेंगे। जैसे ही हम एनर्जी को बाहर से हम उसको पॉजिटिव कर देंगे तो वो आपका जो बॉडी फर्स्ट जो बॉडी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो निगेटिव एनर्जी है। अगर आपके कोई भी प्लानिटरी मोशन है तो प्लानिटरी मोशन सोलर सिस्टम में घूम रहा है तो प्लानिटरी का भी टोटलिटी में एनर्जी निगेटिव है। अगर किसी तरह से निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा तो वो अपना सेंट्रल एटम को सेंट्रल पोजीशन के बॉडी को छोड़ करके भाग जाएगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट है कि टोटल एनर्जी निगेटिव है तब तक एक दूसरे के चक्कर में फील्ड में घूमते रह रहा है, जैसे ही एनर्जी बाहर से मिला और पॉजिटिव मिला तो ऑर्बिट छोड़ करके भाग जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग को कितना है -13.6। अगर इसको आयोनाइज करना मतलब क्या होता है, ऑर्बिट से निकल करके इलेक्ट्रॉन को भागना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द ऑर्बिट को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। तो आयोनाइजेशन होने के लिए जितना इसका बंधन का एनर्जी है अगर उतना ही एनर्जी हम बाहर से दे देंगे तो बाहर से दे देंगे तो कौन सा एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब प्लस। जितना निगेटिव एनर्जी है बॉन्डिंग एनर्जी है उतना ही हम बाहर से एनर्जी लगा दिए मतलब प्लस कर दिए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा, उसी को आयोनाइजेशन कह देते हैं। तो उम्मीद है कि ये फंडा क्लियर हो गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के ऑर्डर माय डियर फर्मी में होता है, न्यूक्लियस का ऑर्डर फर्मी में होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा अगर ये एटम के बारे में बोलता है डियर तो आप लोग ये टिक मारते हैं, ये एटम के बारे में पूछता है। एटम मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेडियस जहाँ रहता है सो, और न्यूक्लियस का मतलब एटम। ये देखिएगा आप ये समझिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये शो कर रहा है, और ये जो आपका है एटम है ये शो कर रहा है। दोनों चीज़ को समझिएगा। एटम का साइज 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है जबकि न्यूक्लियस का साइज फर्मी के ऑर्डर में होता है। तो दिस इज योर वैल्यू, आई थिंक सो कि इट इज ओके। अब ये कर है रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमेना एसोसिएटेड विथ, देख रहे हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स, यहाँ से है डिके ऑफ द न्यूक्लियस, ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स, नन ऑफ दिस। तो डिके ऑफ द न्यूक्लियस जो हम लोग कहते हैं आर्बिट्री डिके ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज द रेडियो एक्टिव फिनोमेना होती है।
1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, आप लोग सब जानते हैं AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मास मेजरमेंट। फिर से AMU जो है मास का स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हम लोग मास को मेजर करते हैं, और इसका कैलकुलेशन हम लोग एटॉमिक लेवल पे जो भी काम करते हैं उसको AMU में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 AMU का मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम में। SI सिस्टम में हम लोगों ने बात कर देते हैं। तो दिस इज योर वैल्यू, रिमेंबर इट। These are the factual questions. Sun get its radiation energy. My dear, सन में जो एनर्जी मिलता है हाइड्रोजन मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न वहाँ पे होता है। लाइटर पार्टिकल टाइनी पार्टिकल का मिलन होने के बाद हम लोग को हैवी पार्टिकल बड़े पार्टिकल बनते हैं, मतलब हीलियम हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना देते हैं, राइट। और हीलियम बनाने मतलब 2 लाइटर पार्टिकल का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद एक थोड़ा बड़ा पार्टिकल हैवी पार्टिकल बना, उससे मास का अंतर आ जाता है, उसी मास एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। और बड़ा वाला न्यूक्लियस छोटा में टूट जाता है, एटम बम का कॉन्सेप्ट होता है, उसको फिशन कहते हैं। तो एटम बम वाला कॉन्सेप्ट करेगा कि यूरेनियम एटम को हम लोग बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग फिशन, तोड़ने की प्रक्रिया को फिशन, और लाइटर पार्टिकल को जोड़ करके बड़ा कोई न्यूक्लियस बन रहा है उसको हम लोग फ्यूजन। तो सन में हीलियम हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का फॉर्मेशन और मास में जो अंतर आता है एनर्जी के रूप में निकल जाते हैं, उसी को हम लोग फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो सन के अंदर में फ्यूजन होते हैं। व्हाट डज एक्सरे स्टैंड फॉर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा रिएक्शन। ये देखिएगा हम लोग व्हाट डज एक्स स्टैंड्स फॉर, एक्स ना, व्हाट एक्स स्टैंड्स फॉर। तो डियर न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और चार्ज दोनों को बैलेंस करना चाहिए। मास और चार्ज को बैलेंस कर दे तो यहाँ देखिए 4 है और ये 2 है, 6 है, 6 दिया हुआ है, यहाँ 9 है और ये 4 है, यहाँ 13 दिया हुआ है। तो 13 दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ओके। चार्ज वैल्यू 0 और मास 1 यूनिट अगर जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग के पास न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, बट मास हम लोग प्रोटॉनिक मास के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉनिक मास के बराबर AMU के बराबर में लिखे हुए हैं, तो हम लोग इसको किसको कह देंगे, न्यूट्रॉन कह देंगे भैया, ठीक है भाई। नीचे वाला पार्ट चार्ज को शो करता है, ये पार्ट किसको शो करता है भैया, चार्ज को शो करता है, और ऊपर वाला पार्ट मास को शो करता है। तो मास है बट चार्ज है ही नहीं, और AMU का मास है, इसीलिए हम लोग को न्यूट्रॉन कैटेगरी में चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर। भाई मेरे जितना देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न में रेडियो माइक्रो विजिबल इंफ्रा है ना, रमी रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्सरे एंड गामा रे। तो गामा रे का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ज़्यादा दूर तक पेनेट्रेट करेगा। तो गामा रे इसमें है तो ठीक है भैया, गामा रे है तो उसका सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होंगे, राइट। अगर उसके बाद हम लोग कह देंगे किसका होगा तो एक्सरे का होता, ठीक है भाई। देन अल्फा, तो अल्फा रेज के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होते हैं 2He4++, 2He4++, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम के फ्लो को हम लोग अल्फा रे कहते हैं। इसका आयोनाइजिंग पावर बहुत हाई होता है क्योंकि इसका मास होता है और गैस मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा देर तक समय, स्पीड कम होता है तो ज़्यादा देर तक अपना इफेक्ट डालता है। तो आयोनाइजिंग पावर अगर पूछेगा तो अल्फा रे का ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर पूछेगा तो गामा रे का ज़्यादा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये देखिए न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, तो नहीं है तो लगा देंगे। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which its angular momentum is the integral multiple of, अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था कि नील्स बोर्स का इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट सच दैट, पहला चीज कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 1। नंबर 2 में ये कहा था कि भैया ये हम बाद में सब्जेक्टिव में लिखेंगे, याद रखिएगा अभी जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। सो नंबर 2 में कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देखिए बीटा पार्टिकल जो होते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को
इंस्टेंट टूटने के कारण बीटा रे निकलता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और वही न्यूक्लियस से निकल जाता है, उसी को हम लोग बीटा रे कह देते हैं। अब 88 to 26 रेडियम न्यूक्लियस है, देयर आर, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कहता है कि ये वाला जो है आपका प्रोटॉन संख्या देता है, दिस इज व्हाट प्रोटॉन एंड दिस इज मास। और मास में हम लोग सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग कह देंगे तो 226 में से हम लोग को 88 को हटा देना होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या ये 8 हो जाएगा और यहाँ से 11 में से चला जाएगा 3, 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स। देखिए यहाँ से लिख दीजिए यहाँ से, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हायर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो एटॉमिक मास जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, एटॉमिक मास से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास मिल जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है भैया, देख लीजिए, न्यूट्रॉन 138 न्यूट्रॉन्स हैं, 88 प्रोटॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछता डियर तो हमारे पास ये देखिएगा वैल्यू है ना, 88 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 226 प्रोटॉन नहीं है, 88 इलेक्ट्रॉन्स है तो 88 प्रोटॉन्स भी है, ऐसा काम करता। तो हमारे पास वैल्यू मिला जुला करके कौन वाला, बी चॉइस सही है, दिस इज इक्वल टू निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के हमको कौन है, तो अल्फा बीटा रेज है, क्योंकि इसमें चार्ज भी होता है और मास भी होते हैं, और चार्ज और मास जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ेगा। तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नो चार्ज नो मास, गामा रेज। तो अल्फा बीटा रेज दोनों पर ये हम लोगों ने फील्ड लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन हो जाएंगे, यह भी सही है। If the radius of the first Bohr's orbit is r, then radius of the second Bohr orbit is। हम लोग सब जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, सो देखिए, रेडियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास है आर एन इज इक्वल टू 0.53 और हम लोग क्या लिखते हैं एन स्क्वायर, राइट भाई। अगर हम लोगों ने n का मान 1 रखे 0.53 तो हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया आर एन इज इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वायर, एन का मान 1 तो R0, तो 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स। उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट काफ़ी क्लियर होंगे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे। When 7 and 14 nucleus are bombarded by the neutrons and the resultant nuclei are this ones, the emitted particles will be। डियर कुछ नहीं करना है आपके पास, यहाँ देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको बैलेंस कर देना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 14 है। भाई मोरे मेरे को इस टाइप का चीज़ निकल गए हैं, माइनस ये देखिएगा ये 7 है और यहाँ पर 6 है, मतलब वैल्यू ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x1 एंड साथ में यहाँ पर आपको क्या है 0 है। चार्ज हम लोग को 1 पॉजिटिव है, चार्ज हम लोग को 1 पॉजिटिव है एंड मास हम लोग को 0 चले गए हैं, तो इसका मास हम लोगों को ले लेंगे न्यूट्रिनो ना, न्यूट्रॉन्स मास हम लोग को जस्ट व्हेन द 7 and 14 nucleus is bombarded by the neutrons and the resultant nuclei are this, okay, the emitted particles will be when 7n, चलो भैया 7 and 14 is bombarded with neutrons 0 and 1, right, and the resultant nuclei are 6 and 14 प्लस। अब यहाँ से देख लीजिए, न्यूट्रॉन में चार्ज तो नहीं था, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो आ रहा है 100, तो आ रहा है इधर से हमारे पास 1, ये देखिएगा नीचे में एक तो यहाँ से बच गया, एक 1 और इसका मान x कह देंगे और यहाँ पर है 1, तो भाई मोरे 1 हमारे पास है एंड मास भी हमारा एक ही है, तो हम लोग को प्रोटॉन्स कैटेगरी में इसको हम लोग रख देंगे। दिस वैल्यू इज प्रोटोनिक रिएक्शंस, ओके। हाँ जी, थोड़ी सी और बचा हुआ है, इसको हम लोग फिनिश ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट एब्सोल्यूट 0
टेम्परेचर ए क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम बिहेव्स एज ए एब्सोल्यूट जीरो पर। सेमीकंडक्टर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ द मटेरियल दैट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर एट द लो टेम्परेचर एंड इट बिहेव्स एज ए कंडक्टर एट द हाई टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है कि लो टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटता नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन होल्स मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल मिलने के कारण जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है करंट और हीट को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स वो सफिशिएंट मात्रा में मिलते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सेमीकंडक्टर हैं जो प्योर फॉर्म में होता है, नेचुरल फॉर्म में होते हैं और वो जर्मेनियम पर लोअर टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करता है और वही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टर। तो ये कह रहा है एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम बिहेव्स एज परफेक्ट कंडक्टर, नहीं परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आप लोग इसको टिक मारेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं विथ राइज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिए हम ये बात को बोलते हैं और ये आता भी है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के केस में रेसिस्टेंस बढ़ता है बट सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस घटता है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो रेसिस्टिविटी घट जाती है। तो विथ राइज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है उसको सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म कहते हैं और इसका कंडक्टिविटी हम लोग को बढ़ता है और रेसिस्टिविटी घटता है। ओके, अब आगे है द लॉजिक गेट शोन हियर इन द फिगर। ये देखिएगा आपके पास लगा है ए और बी है। इस जैसे ही इस बॉक्स में जाएंगे तो ए और बी हो जाएगा। यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट है, तो यहाँ पर ये वाला एंड है और ये वाला आपका नॉट है। तो यहाँ पे हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा ए बी बार मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग नैंड गेट का नाम देंगे और नैंड गेट को ही हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी से हम लोग बहुत तरह का गेट बना लेते हैं। ये क्वेश्चंस रहते हैं, आप बहुत आराम से लिखिए। राइट भाई, ये देखिएगा द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ऑर गेट इज। ऑर गेट के लिए हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो हम लोग ए और बी प्लस का साइन लेते हैं, एंड गेट में हम लोग प्रोडक्ट का साइन लेते हैं। राइट, और एंड गेट में ये वाला एंड गेट है और ये वाला और गेट है और एंड गेट के उल्टा नोट लगा देंगे तो नैंड गेट हो जाते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार ये आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस रहते भी हैं। आपको 1-2 सेंटेंस वाला लिखने में भी आएगा छोटा सा क्वेश्चन में। आप इतने जानिएगा कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एट द लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर बिकॉज अवेलेबल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर नेग्लिजिबल एट द लो टेम्परेचर। तो जब नेग्लिजिबल नहीं होता है तो कंडक्टिंग होता ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स है ही नहीं। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, देन सफिशिएंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वी ऑब्टेन। राइट, सफिशिएंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हम लोग को मिल जाते हैं जिससे कि हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी घटेगा। मेटल में जैसे रिवर्स होते हैं ना। अब ये देखिएगा व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस अगर हम लोगों ने अप्लाई कर देगा पीएन जंक्शन पे तो ये कहता है रेजेज द पोटेंशियल बैरियर, नो रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर टू जीरो, लोअर द पोटेंशियल बैरियर। यहाँ देखिएगा अगर फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन में हम लोग लगा देते हैं तो रेजेज द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर टू जीरो, लोअर द पोटेंशियल बैरियर। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल बैरियर को ये कम कर देता है और लोअर करने के बाद हम लोग जंक्शन के क्रॉस में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स चलने लगते हैं। ध्यान रखिए पी और एन टाइप के मटेरियल को जब हम साथ रखते हैं तो जंक्शन पे एक ऐसा पोटेंशियल पैदा हो जाता है अपोजिंग करने का कि इलेक्ट्रॉन होल को पार नहीं करने देता है। लेकिन बाहर से हम लोग पोटेंशियल इतना बड़ा लगा देते हैं कि जो पोटेंशियल अपोज कर रहा था उससे बड़ा पोटेंशियल लगा देंगे तो जंक्शन का पोटेंशियल घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल आसानी से मूव करेगा और करंट का फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, तो लोअर कर देता है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट इज, ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने। नैंड गेट के लिए ये देखिएगा हमारे पास है ए बी, प्रोडक्ट पहले कर देंगे एंड गेट और उसमें नोट लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाते हैं।
ओके, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, एन टाइप में हम लोगों के पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाते हैं। इन द इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सब्सटेंस ना, इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सब्सटेंस, ओके ध्यान रखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सब्सटेंस, थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इज 0 अगर रहेगा तो हमारे पास ध्यान रखिएगा कंडक्टर में आ जाएगा, राइट 0 अगर रहेंगे तो कंडक्टर में रह जाएंगे, अगर बहुत कम रहेगा तो हम लोग सेमीकंडक्टर में आ जाएंगे। 0 इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सब्सटेंस इज 0 अगर रहेगा, यहाँ Eg का मान अगर 0 है तो कंडक्टर रहेगा, अगर Eg का मान फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो सेमीकंडक्टर, और अगर Eg का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हम लोग किस में चले जाते हैं, इंसुलेटर में चले जाते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। ओके, इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, इन एनी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ओनली की अगर हम लोग बात करेंगे तो डियर मेटल में बोलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कंडक्टिविटी की बात करेगा और ओनली इलेक्ट्रॉन बात करेगा तो मेटल कंडक्टर के बारे में बोलिएगा, बट सेमीकंडक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों लिखना पड़ेगा। दिस इज योर राइट चॉइस। बजते रहो, बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, हा हा हा। ठीक है भाई, आपके पास ये टॉपिक हुए हैं। इस तरह से मॉडल क्वेश्चन और भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, 2 बार 3 बार मैं बोलूँगा, आप सुनते रहो, लिखते रहो, थोड़ा सा रिवीजन लो, थोड़ा सा पेन लो, आपका गेन बहुत ज़्यादा होने वाला है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सिग्नल में चेंज करो, आउटपुट बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, थोड़ा सा आप एफर्ट में चेंज करो, आपका आउटपुट बहुत बड़ा मिलने वाला है।